तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी सीरीज़ स्टार्ट होती है उसमें आपको फर्स्ट डेज़ में बहुत अच्छा जोश आप दिखाते हो कि हाँ आप पढ़ने वाले हैं। देख सकते हैं जब हिस्ट्री क्यूज 1 डाला गया था तो इसमें आपकी व्यूज़ देखिए क्या थी। जब क्यूज 2 आया उसमें आपकी व्यूज़ देखिए क्या है, और जब क्यूज 3 आया तो उसकी व्यूज़ देखिए। और ऐसा नहीं, ये सब चीज़ में कमी होती जा रहा है और ये आज से नहीं है, हमेशा से होता है। तो मैं आपको एक छोटा सा लाइव देना चाहता था, आप इसको देख लीजिए। मैंने इसीलिए बोला था कि आप लोग जिस तरह से बोलते हो ना कि हाँ स्टार्ट कीजिए, सीरीज़ को स्टार्ट कीजिए, अगर आप इसी तरह से करते रहोगे तो यार बताओ कि कौन चाहेगा कि हम इतना मेहनत करें और आप बिल्कुल भी वीडियो देखो ही ना। कौन चाहेगा? पहले में आपने कितना अच्छा सा रिस्पांस दिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपकी लगता है कि आप पढ़ने का जो जोश होता है वो आपका ख़त्म होता जाता है। अगर मेरे में कमी होती तो आप नीचे कमेंट्स करके बता सकते हो कि हाँ पहली वाली वीडियो में आपने ये अच्छी बातें कही थी और उससे थर्ड वाली वीडियो में आपने कुछ गलत कहा, जिस वजह से हम लोगों ने वीडियो देखना बंद कर दिया। तो आप लोग अगर मेरी गलती है तो नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि हाँ आप में इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो हम इम्प्रूवमेंट कर देंगे। बट मुझे नहीं लगता है कि मैंने इस तीनों वीडियो में कुछ अलग अलग चीज़ें की हैं जिस वजह से आपकी ये रिस्पॉन्स देखने को मुझे मिलता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो मैं कहना चाहता हूँ आप वो समझ रहे हैं। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं आज की इस वीडियो के टॉपिक पे। तो ठीक उसी तरह से बाकी 3 वीडियो की तरह आज हम बात करने वाले सेट नंबर 4, और इसमें देखेंगे हिस्ट्री के 45 MCQ, जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स ओरिएंटेड है। तो अच्छे तरीके से देखिए, और जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे ताकि आपको और अच्छे तरीके से क्लियरली समझ में आए। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कह सकते हैं कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है तो ये ध्यान रखिएगा, रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, लोथल। और जो लोग हमारे पेड क्लास से जुड़े हुए हैं उनके लिए छोटा सा यहाँ पे चैलेंज है, जल्दी से कमेंट्स कीजिएगा, या फिर आप कमेंट्स नहीं करेंगे तो आप माइंड में सोचिएगा। मैंने आपको बताया था पैमाने से खोज से संबंधित और भी अन्य जगहों से कौन कौन सी चीज़ें पैमाने की खोज की गई थी। ठीक है, तो लोथल से आपने किस चीज़ के पैमाने की खोज देखा था? तो ये ध्यान रखिएगा, मैंने आपको क्या बताया था कि लोथल में हम लोगों ने देखा था हाथी दांत से निर्मित पैमाने की खोज हुई थी। ठीक उसी तरह से अन्य जगहों से जो खोज की थी, जैसे मिट्टी से बना पैमाना मिला था कालीबंगन से, ये ध्यान रखिएगा, और तांबे से बना हुआ पैमाना हमें मिला था हड़प्पा से। तो ये सभी चीज़ मैंने आपको पेड क्लास में कराया था। तो उम्मीद करते हैं कि आपने नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। चलिए फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, जो कि लोथल गुजरात में, और ये कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था। ठीक है ना, किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ पर हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 कहाँ पर हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में, कह सकते हैं जो चौथा मैसूर युद्ध चल रहा था उसी के दौरान हुआ था 1799 में। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो हड़प नीति 1848 में स्टार्ट किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, और उसने सबसे पहले जो कि कह सकते हैं महाराष्ट्र का सतारा इसका शिकार बना, झांसी, नागपुर, आगे चलकर ये तीनों बने। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला पॉइंट्स क्या है? ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? कहते हैं ना कि कुछ अच्छा अगर काम करने चलो तो उसमें बहुत सारे अड़चने आती रहती हैं, और अड़चने अगर नहीं आए तो अड़चन लगाने वाले ज़रूर आते हैं। तो यहाँ पे हम किस तरह उसी तरह से कह सकते हैं कि ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसने का उद्देश्य क्या था कि सती प्रथा के साथ साथ अन्य समेत जो सुधार किए जा रहे थे उसका विरोध करना था, और वो था धर्म सभा। धर्म सभा के संस्थापक पूछा जा सकता है कौन थे? तो राधाकांत देव, ये भी याद रखिएगा, वो अड़चन करने वाले कौन थे? राधाकांत देव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा आर्य समाज से संबंधित 2-3 क्वेश्चंस पूछ जा सकते हैं, जैसे आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने किया था। ठीक है, और आर्य समाज के अंतर्गत दयानंद सरस्वती जी ने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, ये भी याद रख सकते हैं। और एक क्वेश्चन और हम बात कर सकते हैं कि जो इसकी स्थापना हुई थी बम्बई में हुई थी, लेकिन 1877 में इसका जो मुख्यालय वो लाहौर में स्थानांतरित कर दिया गया था, ये याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के नेता के रूप में किसे जानते हैं? हेनरी विवियन डेरोजियो। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला पॉइंट्स, किसे आधुनिक भारत के जनक के रूप में जाना जाता है?
आधुनिक भारत के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? राजा राम मोहन राय। राजा राम राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था, ये भी याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट, संवाद कौमुदी जो पत्र है इसके संपादक कौन थे? संवाद कौमुदी जो पत्र थे इसके संपादक के रूप में हम बात करें तो राजा राम मोहन राय ही करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। साथ ही साथ राजा राम मोहन राय ने एक फारसी में कह सकते हैं पहली फारसी जो अखबार था इसका स्टार्टिंग किया था, मीरात उल अखबार इसका नाम रखा गया था, मीरात उल अखबार, जो कि प्रथम फारसी अखबार था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑलरेडी हम लोगों ने सबसे पहले वाले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था, 1921 में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? गजनी का प्रथम शासक महमूद गजनवी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बी को टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? उसने कई बार भारत पर आक्रमण किए थे, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था कि मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। ठीक है, तो राइट आंसर हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या है? आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? आगरा नगर की स्थापना किसने की थी या फिर किसके द्वारा कराई गई थी? तो 1504 ईस्वी में लोधी वंश के जो शासक थे सिकंदर लोधी, उन्होंने किया था। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करा था? राजराज प्रथम। तो यहाँ पे बी करेक्ट होगा, राजराज प्रथम। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो कह सकते हैं पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय। ध्यान रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के मध्य युद्ध हुआ था, जो कि नर्मदा नदी के तट पर हम कह सकते हैं। साथ ही साथ हर्षवर्धन को पराजित इसने ही किया था, पुलकेशिन द्वितीय ने, और हराने के पश्चात इसने एक उपाधि धारण की थी जो कि परमेश्वर कह सकते हैं। ठीक है, परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय को भी हराया था किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हरा करके कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये कह सकते हैं वातापिकोड की उपाधि धारण की थी। ये भी पॉइंट्स याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट राज्य जो साम्राज्य है इसके संस्थापक के रूप में किसे जानते हैं? तो इसके संस्थापक दंतिदुर्ग, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दंतिदुर्ग। नेक्स्ट वन है कि हरेक वंश के शासक को कुड़ी कहा जाता था? हरेक वंश के शासक को कुड़ी कहा जाता था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अजातशत्रु, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, अजातशत्रु। ठीक है, अगला पॉइंट्स, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? पाटलिपुत्र, जिसे आज हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। तो गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिशुनाग वंश का वह शासक कौन था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में हुआ था? कालाशोक। ठीक है, कालाशोक को ही काकवर्ण के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी ने या फिर कह सकते हैं महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? अल-बरूनी का जो मूल नाम है कह सकते हैं अबू रेहान, ये इसका मूल नाम होता है। और इसकी जो महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी किताबुल हिंद। बी करेक्ट होगा, किताबुल हिंद। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, नंदवंश का संस्थापक कौन था? नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो नंदवंश के संस्थापक के रूप में महापद्म नंद को जाना जाता है, महापद्म नंद। और इनको हम लोग उपाधि के रूप में अगर हम बात करें तो कह सकते हैं जैसे कि एक आराट की उपाधि इनको दी गई थी और साथ ही साथ सर्व छत्रांतक की उपाधि भी इनको मिली थी। महापद्म नंद को नंदवंश के संस्थापक थे। और यहाँ पे अगर हम बात करें घनानंद, जो कि नंदवंश के अंतिम शासक थे, और सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था वो घनानंद के समय में ही हुआ था। ठीक है, घनानंद के समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट से कि ग्रीक या फिर यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रिमीज या फिर जैंड्रीमीज कहा गया है? अग्रिमीज या फिर जैंड्रीमीज कहा गया है घनानंद को। ठीक है, घनानंद, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व। ध्यान दीजिएगा, 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन ए करेक्ट है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है, एक तरफ शासक दूसरी तरफ वंश। तो बिंबिसार का संबंध किस वंश से? हर्यक वंश के। ठीक है, कालाशोक का संबंध हो जाता है शिशुनाग वंश से।
और महापद्म नंद का भी जस्ट हम लोगों ने देखा, नंदवंश के संस्थापक थे। तो यहाँ पे एक के साथ मैच होगा और बी का देखें तो 2 के साथ मैच हो रहा है। कहाँ पे मिल रहा है? बिल्कुल सही तरीके से ऑप्शन ए में, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए सी का 3 नहीं होगा, सी का 4 होगा, तो सी का 4 यहाँ पे मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। बिंदुसार जो थे वो मौर्य वंश से संबंधित है। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट्स क्या है? तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है? इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि का संबंध जैन धर्म से, जबकि शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई का संबंध हो जाता है बौद्ध धर्म से। ठीक है, बौद्ध धर्म यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन बी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से याद रखेगा क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चंस पूछा गया, जैसे कि जीवक चिंतामणि और शिल्पाधिकारम, मणिमेखलाई, ये सभी जो ग्रंथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना फ्रेंड्स, अगर उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आज का वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए ताकि आपको इसी तरह के रोजाना अपडेट्स मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है, और वो कह सकते हैं तुल्कापियम। ठीक है, तुल्कापियम यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, तुल्कापियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? ध्यान दीजिएगा, कानपुर से संबंध में अगर हम बात करें नेतृत्व करता तो वो थे नाना साहब, लेकिन सैनिकों का नेतृत्व करता थे तात्या टोपे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। कुंवर सिंह बिहार से संबंधित थे, लक्ष्मीबाई ग्वालियर कह सकते हैं या फिर झांसी कह सकते हैं, झांसी संबंधित थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 1857 जो हुआ था उसके सरकारी इतिहासकार के रूप में एसएन सेन को जानते हैं, डी करेक्ट हुआ, एसएन सेन। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 भाइयों ने मिलकर के किया था, कह सकते हैं 1336 में। ठीक है, 1336 में संगम वंश की स्थापना की गई थी। और हम सबसे पहले ये कह सकते हैं कि 1336 में ये पूछा जाता है कि संगम वंश की स्थापना जो है 2 भाइयों ने, हरिहर और बुका ने किया था, तो किसके समकालीन थे? तो ये कह सकते हैं कि ये समकालीन थे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, एमबीटी के समकालीन थे, ये याद रख सकते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे 1333 भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता की रचना कौन सी है? रेहला, ये याद रखिएगा, रेहला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। तो उरैयूर का संबंध कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था उरैयूर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? तुल्कापियम ग्रंथ संबंधित है। तुल्कापियम जो ग्रंथ है वो किससे संबंधित है? तो हम ये कह सकते हैं तुल्कापियम ग्रंथ का संबंध हो जाता है, राइट आंसर है व्याकरण एवं काव्य से। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि तुल्कापियम जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने की थी, तो कह सकते हैं अगस्त ऋषि के जो 12 शिष्य थे उनमें से ही एक थे, उनका नाम था तुल्कापियर, इन्होंने ही रचना की थी। और ये किस भाषा में? तो तमिल भाषा में, ये ध्यान रहेगा। ठीक है, तमिल भाषा का एक ग्रंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी चीज़ों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? धार्मिक कविताओं का संकलन जो कुरल है वो किस भाषा में? तो ये तमिल भाषा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तमिल भाषा में। किसने नारा दिया था कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर? ये नारा किसने दिया था? मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर, तो श्री नारायण गुरु ने ये नारा दिया था, ए को टिक करेंगे। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में सबसे पहले कारखाना अधिनियम पारित हुआ, पहला कारखाना अधिनियम कह सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और इन्हीं के समय में 1881 से ही प्रत्येक वर्ष जनगणना जो कि 10 वर्षों पर नियमित हो गई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वाइकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था? वाइकोम सत्याग्रह का संबंध कहाँ से हो जाता है? केरल के साथ संबंध होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या है कि द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो बताइए, द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया? तो लागू किसने किया था? लागू किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है,
रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन इसको समाप्त किया गया वार्न हेस्टिंग्स के द्वारा। तो सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला पॉइंट्स क्या है, प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कि कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य मिलाया था। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर में देखा था कि डलहौजी ने 1848 में व्यापगत सिद्धांत या फिर हड़प नीति को स्टार्ट किया था, लेकिन उसके अंतर्गत अवध को नहीं मिलाया गया। बाद में आगे चल कर के 1856 तक, करीब 1856 ही है शायद, 1856, उस वक्त प्रशासनिक कुशासन के आधार पर अवध को मिलाया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर है। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो यहाँ पे कह सकते हैं करेक्ट आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? तो सिखों के ये 5वें गुरु थे। कैसे हम लोगों ने याद किया था? अर्जुन यानी कि 5 पांडव में से एक थे, 5 पांडव यानी 5वें गुरु थे। ठीक है ना। अगला पॉइंट्स, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित हुई थी, इसके प्रवर्तक कौन थे? बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? सर विलियम जॉन्स। बी को टिक कर सकते हैं, सर विलियम जॉन्स। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो यहाँ पे कह सकते हैं संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। तो कैबिनेट मिशन योजना से संबंधित 2 पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। जैसे कह सकते हैं कि जो एटली थे, प्रधानमंत्री जो थे वो एटली कह सकते हैं, तो उन्होंने मार्च 1946 में ऐसा घोषणा किया था कि भारत में भेजा जाएगा कैबिनेट मिशन को। ठीक है, मार्च 1946 में। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में ये कब पहुंचा, दिल्ली में पहुंचा था कब, तो 24 मार्च 1946 को। ध्यान रखिएगा, घोषणा इन्होंने किया था 14 मार्च 1946 को कि भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा जाएगा, जिसमें 3 सदस्य थे, जिसकी नेतृत्वकर्ता कौन थे या फिर अध्यक्ष कह सकते हैं कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और उन्हीं की अध्यक्षता में भारत ये पहुंचा कब? 24 मार्च 1946 को। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो हम कह सकते हैं इसका साक्ष्य कालीबंगन से मिला। और कालीबंगन से संबंधित 2-3 पॉइंट्स और ध्यान रख सकते हैं। जैसे खेत का साक्ष्य तो हो ही गया, और यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिला, और एक और कह सकते हैं जैसे कि एक ही खेत से 2 फसल उगाने के साक्ष्य भी यहीं से मिला। तो ये 2 पॉइंट्स याद रख सकते हैं। कालीबंगन किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे, राजस्थान में पड़ता है। अगला पॉइंट्स, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ये क्वेश्चन शायद हम लोगों ने पार्ट 1 में भी देखा था, तो कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कॉमन, तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा। गवर्नर जनरल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 के तहत है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और इन सभी के संबंध में मैंने आपको अच्छी तरीके से बता भी दिया था, तो उम्मीद करते हैं कि आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा मोइनुद्दीन चिश्ती। सी को टिक करेंगे, मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला पॉइंट्स की चैतन्य ने शिक्षा दी थी। चैतन्य ने शिक्षा दी थी। जो चैतन्य महाप्रभु थे, इन्होंने किसकी शिक्षा दी थी? तो हम कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भक्ति की शिक्षा दी थी। इनसे संबंधित कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, जैसे कि गौड़ी संप्रदाय के आधारशिला इन्होंने रखा था चैतन्य महाप्रभु ने, और चैतन्य महाप्रभु को निमाई पंडित के नाम से भी जाना जाता था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक और पॉइंट्स मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे चैतन्य भागवत नामक एक ग्रंथ था, चैतन्य भागवत नामक ग्रंथ था, जिसकी रचना किसने की थी? ठीक है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं इस ग्रंथ में चैतन्य के विषय में जो भी वर्णन है वो मिल सकता है चैतन्य भागवत में। तो इसकी रचना किया गया था वृंदावन दास के द्वारा। ठीक है, वृंदावन दास के द्वारा किया गया था, ये याद रख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला पॉइंट देखिए, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो 1857 के संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट जो ये पॉइंट्स, जैसे कि प्रमुख केंद्र कौन था, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, या फिर ब्रिटिश जो नायक थे जिन्होंने विद्रोह को दबाने की कोशिश की, वो कौन थे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है। आप इसको अच्छे से ज़रूर याद रखें क्योंकि डेफिनेटली पूछ जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे बेगम हजरत महल के संबंध में, तो इसका सही आंसर क्या होगा? लखनऊ से ये संबंध रखती थी। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, बेगम हजरत महल। एक चीज़ और बता दूं कि जो लोग हमारे पेड क्लास में नहीं जुड़े, जुड़ना चाहते हैं, इंटरेस्ट अगर आप रखते हैं कि जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे नोट्स दी जाती हैं, ऑनलाइन टेस्ट आपको हर 2 दिन पे प्रोवाइड कराया जाता है, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स की PDF दी जाती है, करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है, कंप्लीट आपको SI के लिए प्रिपरेशन कराया जा रहा है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, जुड़ना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड कीजिए और स्टोर सेक्शन में जा करके कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।